नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट काफ़ी करीब पहुंच चुका है और हर विद्यार्थी बस यही परेशान है। हम बार बार अपने वीडियो में कहते हैं कि कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज किया जाए, क्या चीज़ को पढ़ा जाए, क्या चीज़ को छोड़ा जाए। इसी के संदर्भ में हम कुछ सवाल आपको बताते हैं। चलिए ये सवाल सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं कि ये क्यों हम सवाल बता रहे हैं आपको। एक सवाल है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड का जीएसडीपी 2022-23 में कितना रहा है। वही चीज आपका बताया गया है कि पूछा गया है कि जीएसडीपी 2023-24 में कितना रहने का अनुमान है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय के बारे में उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे, वो पूछा जा रहा है। कांस्टेंट प्राइस के संदर्भ में अगर हम देखें तो 2022-23 में झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना था और करेंट प्राइस में भी 22-23 में कितना है, ये पूछा गया है। एक सवाल और है, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में ही झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान रखता है। दूसरा चीज है कि पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में कौन प्रथम है और कौन अंतिम है। ये सवाल सुनते हैं। एक और सवाल सुनते हैं, चलिए। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जीएसबीए के अंतर्गत सबसे ज्यादा योगदान कौन सा सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी का। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो कहाँ है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, गैस है, कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से जो झारखंड सरकार है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, राजस्व आय होता है, सबसे ज्यादा कहां से होता है। फिर टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, यानी कि टैक्स से जो पैसा आता है उसमें से भी सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कहां से आता है, ये आपको पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड को सबसे ज्यादा ग्रांट इन एड यानी कि दान दक्षिणा में जो पैसा मिलता है वो कहां से मिलता है। तो इस तरह के सवाल देख के आपको लग रहा होगा ये सवाल कहां से बनाया गया है। तो अगर आप थंबनेल देखेंगे तो आपको तो पता चल गया होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का। देखिए, करंट अफेयर के नाम में ना जाने हम लोग कौन कौन सा किताब पढ़ते रहते हैं और हो सकता है सवाल वहां से भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक है जिसको आपको उन किताब से पढ़ना ही चाहिए, जैसे खेल खिलाड़ी हो गया या जो भी आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक है, योजना हो गया, पुरस्कार हो गया, पुस्तक हो गया, इस सब टॉपिक को, सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़िए। लेकिन कुछ फैक्चुअल जो डाटा है, जो कि पिछले साल जो स्टेट का डेवलपमेंट हुआ था, वो डाटा आपको प्राइमरी सोर्स से ही कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो सवाल बनाते हैं वो किसी गाइड बुक से नहीं बनाते हैं, बल्कि उनके पास कोई ना कोई ऑफिशियल सोर्स ही होता है। और सबसे बड़ा हम लोगों का करंट अफेयर का ऑफिशियल सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा एक तरह से कहिए डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया जाता है कि पिछले साल राज्य में खेल के संदर्भ में क्या डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री के संदर्भ में क्या डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर के संबंध में क्या हुआ, इन्वायरमेंट के संदर्भ में अगर वन के देखे या आपका जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कल्चर के संदर्भ में आपका डेवलपमेंट को दिया जाता है। तो कुल मिला के राज्य में जो भी सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको कंपाइल करके झारखंड सरकार के द्वारा या दूसरे राज्य में दूसरे सरकारों के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में आपको प्रोवाइड किया जाता है। भारत सरकार भी सर्वे देती है, उसमें भारत का डेवलपमेंट रहता है। राज्य सरकार जो सर्वे दे रही है उसमें राज्य का डेवलपमेंट के बारे में चर्चा रहता है। और इसमें जो भी फैक्ट आपको मिलते हैं वो ऑथेंटिक रहते हैं। एग्जाम में कभी भी अगर आप देखिएगा कि कहा जाता है डाटा को लेकर विवाद होता है और उसको क्लेम करना है, तो आपको ऑथेंटिक सोर्स को ही क्लेम करने के लिए कहा जाता है। तो यदि आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़े हुए रहिएगा तो आपको बाद में किसी डाटा को लेकर विवाद होगा तो क्लेम करने में भी आसान होगा, क्योंकि आयोग जो है किसी गाइड बुक को रेफर नहीं करती है और ना ही गाइड बुक से आप किसी प्रश्न का उत्तर को क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होता है। दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा, अगर पिछला जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उस पेपर को आप उठा के देखिए, ऑफलाइन जो एग्जाम होता है उसमें प्रयास यही किया जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे या झारखंड का जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसी से सवाल बनाया जाए। आप झारखंड का जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था पिछले बार, उसमें उठा के देखिए, कोई भी करंट अफेयर का किताब से वहां पे सवाल नहीं पूछा गया, सवाल पूछा गया इकोनॉमिक सर्वे से। ज्यादातर जितने भी डाटाबेस क्वेश्चन वहां पे थे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित वहां पे क्वेश्चन थे, वो आपको चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे योजना से संबंधित हो, सभी के सभी इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए थे। और इसीलिए उस समय काफी लोग वीडियो भी बनाए कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि डायरेक्टली यहां से सवाल आ रहे हैं। लेकिन फिर जेएसएससी का जब एग्जाम आया है तो इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। फिर एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि नहीं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए स्टूडेंट का, ये है ना, एक तरह से अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट देता है उसको सबसे पहले रेफर करना है। लेकिन एग्जाम से पहले इस बात पे कोई चर्चा करता नहीं है, बस अपना किताब को सबको बेचने में लगे हुए हैं। तो देखिए, हम किसी का यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे हैं, उन किताब का भी आप फायदा उठाइए। जो चीज आपको वहां से फायदा मिल रहा है, समरी में मिल रहा है, आप उसको वहां से याद कीजिए। और जो भी आपको हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं या जो सवाल आपको बताया गया, अगर उसका आपको जवाब आता है तो कोई जरूरी नहीं है वीडियो को आप अंत तक देखिए। लेकिन अगर उसका जवाब नहीं आता है या उस सवाल में जो भी टर्म है
यूज किया जा रहा है, वो टर्म समझ में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। सभी टर्म को, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो जीएसबी हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम में कांस्टेंट और करंट प्राइस हो, चाहे रियल जीडीपी हो, चाहे नॉमिनल जीडीपी हो, जितना होगा उसको हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को यहाँ पे रिवीजन करने का प्रयास करेंगे अपने क्लास नोट्स के जरिए भी। दूसरा चीज, हम एक चीज और आपको कहते हैं कि ये चीज को आप हमेशा ख्याल रखिए कि आप किसी का वीडियो देख रहे हैं या कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो इनपुट और आउटपुट का रेशियो जो है उसको आप जरूर ख्याल रखिए कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं। 1 से 2 घंटा का अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें आपको कितना रिटर्न आ रहा है, कितना सवाल आप उससे बना सकते हैं, इस चीज को अगर ध्यान में रखिएगा तो आपका समय जो है वो सही जगह में यूज होगा। नहीं तो आपको पता है सीजीएल का सिलेबस इतना अथाह है कि थोड़ा सा भी अगर आप डगमगाए तो आपका कोई ना कोई टॉपिक छूट जाएगा और बाद में आप पछताते रहिएगा। तो पछताने का आपको काम नहीं करना है, स्मार्टली, थोड़ा हम बार बार कहते हैं स्मार्टली पढ़ने का प्रयास कीजिए और चीजों को स्मार्ट वे में आप ऑर्गेनाइज करके रिवाइज कीजिए। और इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने हर एक वीडियो में चीजों को ऑर्गेनाइज करके देने का। हम लोग चाहे वो झारखंड जीएस के संदर्भ में 1685 क्वेश्चन क्यों ना हो 12 टेस्ट का दिए हैं जो कि चैप्टर वाइज भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया। प्लस लास्ट में एक ऐसा टेस्ट दिया गया है जिसमें आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी सभी सब्जेक्ट से वहां पे क्वेश्चन आपको दिए गए। तो हर चीज को ऑर्गेनाइज करके देने का प्रयास करें। कंप्यूटर भी आपको चैप्टर वाइज का क्वेश्चन दिया गया। फिर लास्ट में जो 2 टेस्ट था वो जेएसएससी का जितने भी सवाल पूछे गए थे उसको कंपाइल करके दिया गया है। और ये सारे के सारे पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ भी चुके हैं और ये जो टेस्ट का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है उससे उनको फायदा भी हो रहा होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं। अब ये जो सर्वे है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। एक सवाल तो ये भी आपको आ सकता है और सर्वे में आपको पता होगा कि जो पिछले साल में राज्य में डेवलपमेंट होता है उसी को ये देते हैं। और बजट क्या होता है, आने वाले साल का जो एक तरह से कहिए खाका रहता है कि कहां हम कितना खर्चा करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो बजट रहता है आने वाले साल के लिए और सर्वे रहता है जो बीता हुआ वर्ष है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है उनके बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये सवाल जो देखने को मिला, इस सब सवाल का जवाब आगे इकोनॉमिक सर्वे में आपको यहाँ पे हम डिटेल जो यहाँ 500-600 पेज का नोट्स एक तरह का ये सर्वे था उससे बनाया गया जो नोट्स है उससे हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्क्रीनशॉट में भी आपको कुछ डायग्राम वगैरह दिया गया उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे और इसी से कुछ एमसीक्यू बनाया गया। जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू देखिएगा तो 50 एमसीक्यू है। इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम में फिर से उपलब्ध करवा देंगे। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड कोचिंग क्लासेस करके आप सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको ये लोगो जो है आपको दिखाई देगा और उस लोगो जहां पे ये लोगो दिखाई देगा उसमें आप ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल में जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ दिया जा रहा है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और देखिए हम लोग प्रयास करते हैं चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके कंपाइल करके दिया जाए ताकि किसी भी तरह से विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो। हम लोग इसका पीडीएफ यानी क्वेश्चन का पीडीएफ तो दे देंगे लेकिन सॉल्यूशन का पीडीएफ अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 30 से 40 पेज का एक और नोट्स जो है आपको मिल जाए और आप इसको लेके पैनिक हो। फिर भी अगर चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाद में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब हम यहाँ पे ये जो डिटेल पीडीएफ है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि केवल यही 50 सवाल का आपको जवाब मिल जाए और केवल आप इन्हीं 50 सवालों के जवाब याद करके रहे तो वो भी ठीक ही है। कम से कम 50 सवाल तो आपको सर्वे से आता रहेगा। अगर इसके आसपास में कोई भी सवाल आपको दिखेगा तो बहुत आसानी से इसको आप बना पाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए, जैसा कि आपको कहा जाता है हमारे कोई भी वीडियो में आपको बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करवाया जाता है, लेकिन जो शुरुआती वीडियो रहता है उसमें थोड़ा बहुत समझाने के लिए हम लोग जो है वो प्रयास करते हैं ताकि चीजों को आप समझ पाइएगा। तो आप ये डिसाइड कर पाइएगा कि ये जो वीडियो है या ये जो आप वीडियो देख रहे हैं या जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं वो आपके काम का चीज है कि नहीं। तो ये इंट्रोडक्शन था, इसलिए थोड़ा सा 7-8 मिनट का टाइम हम ले लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा डायरेक्ट हम लोग वहां पे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, किसी भी तरह का कोई फालतू डिस्कशन वहां पे नहीं किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। आज हम केवल एक ही चैप्टर को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये शुरुआती वीडियो है इसीलिए काफी लंबा खींच जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बाकी चैप्टर को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर हमको लगेगा कि इससे आप लोगों का फायदा हो रहा है तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर लगेगा कि इसको कोई नहीं देख रहा है और इससे फायदा नहीं है तो झूठ मूठ का हम इस वीडियो को और कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी हमको बनाना है और उसको विद्यार्थियों को देना है, क्योंकि वो स्टैटिक्स पोर्शन है, उसको पढ़ने से डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा। ये सर्वे हो सकता आ भी सकता, हो सकता नहीं भी आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगा। और नहीं तो हम लोग एक चैप्टर अभी बता रहे हैं, अगला चैप्टर कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय भी बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। चलिए
तो पहला सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड का जीएसडीपी 2022-23 में कितना रहा है। तो जो भी सवाल आपको अभी पूछा जाएगा वो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से ही रहेगा। तो ये अब समझ लीजिएगा कि जितना सवाल है सब 22 और 23 का ही है। पूछा जा रहा है कि 2022-23 में जीएसडीपी कितना रहा है। ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ वर्ड छूट गया, रियल जीएसडीपी कितना ग्रोथ रहा है, तो 8.2% रहा है, 7.8% रहा है, 7.4% रहा है, इनमें से कोई नहीं। आंसर तो आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा कि ये जो है 7.8% यहाँ पे रहा है। लेकिन जैसा कि आपको कहा गया, हम लोग यहाँ जो भी टर्म यूज किया गया है उस टर्म को भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपका इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा बहुत रिविजन हो जाए। अगर आप पहले पढ़े हुए हैं इन सब टर्म के बारे में तो आपको एक तरह से क्विक रिविजन हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तुरंत देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा यहाँ पे ये टर्म जो है यूज हुआ है और किस चैप्टर में आपको ये सारा चीज पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग जब पढ़ते हैं नेशनल इनकम तो हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को मापने का यहाँ 4 मेथड आपको बताया गया है। वो मेथड क्या है, तो आपका जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है और एनएनपी है। जीडीपी में ही यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ही एस वर्ड जोड़ दीजिएगा तो जीएसडीपी हो जाता है, यानी राज्य के संदर्भ में हम लोग उसको समझने लगते हैं। तो जो भी जीडीपी अगर आप समझ गए तो बस ये देश के संदर्भ में ना समझ के आप राज्य के संदर्भ में समझिएगा, सेम टू सेम चीज है। पहले समझते हैं जीडीपी आखिर ये है क्या। तो जीडीपी क्या होता है, तो बोला गया है जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। तो कहा जा रहा है यूजुअली 1 ईयर यानी कि सामान्यतः एक साल में जो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर राज्य ले रहे हैं तो राज्य, अगर देश ले रहे हैं तो देश, उसमें जो भी आपका वस्तु और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन हुआ है उस सर्विस और गुड्स का टोटल मार्केट वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो वही हो जाता है जीडीपी। यानी आसान भाषा में कहें तो आपके घर में जितना उत्पादन हो रहा है वही है सकल घरेलू उत्पाद। अब घर के जगह आप राज्य ले लीजिए और राज्य की जगह देश ले लीजिए, तो इसका मार्केट वैल्यू, आप मान के चलिए 10 बोरा आप चावल का उत्पादन कर रहे हैं तो 10 बोरा को आप बेचने जाइएगा मार्केट में तो उसका क्या वैल्यू है, उस 10 बोरा का मान के चलिए अगर 100 रुपया में आप बेच रहे हैं तो 10 गुना 100 अगर कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। तो आपका घर का जो जीडीपी हो गया यानी कि आपका जो उत्पादन हो गया वो कितना का हो गया, 1000 रुपया। तो इसी तरह हम देश और राज्य का भी कैलकुलेशन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टर्म जो है आपको समझ में आ गया। तो इसी में क्या ग्रोथ रहा है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है 2022-23 में, और 2023-24 में कितना ग्रोथ रहने का अनुमान है वो भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो 7.4 है। अब चलिए इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में किस तरह से समझाया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप देखिएगा तो देखिएगा कि 2023-24, देखिए ये सर्वे आया था 23 में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 24 में। तो अभी फिर से कुछ ही दिन में फरवरी में यहाँ पे बजट से पहले आपका सर्वे आएगा और बताया जाएगा कि ये जो प्रोजेक्शन किया था ये सही है या गलत है। एग्जैक्ट तो नहीं होता है, थोड़ा सा या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा होता है। तो प्रोजेक्शन जो किया गया था वो है 7.4, और यहाँ 2022-23 यानी पिछले साल जो आपका जीडीपी ग्रोथ था, जीडीपी मतलब आप अभी समझिएगा जीएसडीपी, राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो ग्रोथ था वो 7.8 था, और 21-22 के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे ग्रोथ हमको 8.2 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम 2020-21 यानी कोरोना का पीरियड में चले जाए तो माइनस में यहाँ पे हम लोगों का जीडीपी चला गया था -5.5 में। तो अगर पूछा जाए पिछले 4-5 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सा साल में देखने को मिला, तो 21-22 में। सबसे ज्यादा डीप कहां पे देखने को मिला, तो 20 और 21 में। वर्तमान समय यानी कि 22-23 का अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 7.8। आने वाला समय यानी कि उसके लिए आने वाला समय था, ठीक है, आप 24 में हम लोग पहुंच गए, लेकिन जब ये 23 में सर्वे दिया गया था उस समय तो यही था कि आने वाला जो समय है उसके लिए जो प्रोजेक्शन हुआ है जीडीपी ग्रोथ का वो कितना हुआ है आपका 7.4। तो इस तरह से जो डाटा है वो उम्मीद करते हैं याद रहा है। वही चीज को यहाँ पे नीचे लिखा गया है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ देते हैं, यहाँ पे तो आपका परसेंटेज में दिया गया है कि कितना ग्रोथ रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को हम रियल जीडीपी, यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया जा रहा है रियल जीडीपी, चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं रियल और नॉमिनल क्या होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो रियल जीडीपी है वो कितना रुपया दिया जा रहा है, तो 2,55,372 करोड़ रुपया जो था वो 22 और 23 में था। और अनुमान क्या किया जा रहा है 23 और 24 रहने में कितना, तो 2,74,154 करोड़ रहने का क्या किया जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है। ये रियल जीडीपी के संदर्भ में, और हम बार बार कर रहे हैं जीडीपी मतलब आप जीएसडीपी बोलने में थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए हम बार बार जीडीपी पढ़ रहे हैं। तो आप स्टेट के संदर्भ में समझिएगा कि स्टेट में यानी राज्य में, झारखंड में टोटल जो भी चीज वस्तु चाहे सेवा हुआ उसका उत्पादन का जो मार्केट वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो कितना रुपया निकलेगा 2022-23 के लिए,
तो 2,55,372 करोड़, और 23-24 में कितना निकलेगा तो 2,74,154 करोड़। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं रियल जीडीपी और आपका नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। आप एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि मान के चलते हैं आपका एक औसत साल है 20 से 25 साल, मान के चलिए आपका उम्र है 25 साल। 25 साल अगर उम्र है, अगर आपके माता पिता या आपको कहीं से भी 100 रुपया मिलता है, और यही चीज को आप याद रखिए कि आप अगर 25 साल के हैं तो 20 साल पहले, मतलब जब आप 5 साल के थे उस समय जब 100 रुपया मिलता था, तो दोनों का वैल्यू क्या सेम था? आप जितना चीज 100 रुपया में आज से 20 साल पहले खरीद सकते थे, क्या वही 100 रुपया में अभी खरीद सकते हैं? नहीं। तो यही अंतर है रियल और नॉमिनल में। रियल रियलिटी नाम नहीं है रियल, यानी कुछ रियलिटी को वो दिखाएगा, वास्तविकता को दिखाएगा, जो कि हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। लग तो रहा है आपको अभी भी 100 रुपया मिल रहा है और 20 साल पहले भी 100 रुपया मिल रहा था, लेकिन 20 साल पहले का 100 रुपया का वैल्यू कुछ अलग था और अभी का वैल्यू जो है वो कुछ अलग था। अभी का वैल्यू इसका कम हो गया है और 20 साल पहले इसी 100 रुपया का वैल्यू बहुत ज्यादा था। इससे हम 100 रुपया में अभी के तुलना में बहुत ज्यादा चीज खरीद सकते हैं। आप तेल का दाम ही देख लीजिए, अभी 100 रुपया में 1 लीटर मिलता था, आज से 20 साल पहले चले जाइए तो आपको 1.5 से 2 लीटर तेल वहां पे क्या होगा, मिलेगा। तो इससे समझ में आ गया होगा कि रियल और नॉमिनल क्या हो सकता है। अब चलिए एक्चुअल में हम इकोनॉमिक्स के टर्म में समझते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ अगर हम 2011 ले और 2022 के जगह अभी मान के चलिए ये 2022 का ईयर से अपडेट नहीं किया गया, इसलिए तो 22 लिखा हुआ है। तो इस तरह से 2011 और 24 में अगर हम तुलना करें तो देखते क्या है कि 2011 में 3 कार का उत्पादन हुआ था और तीनों कार का जो दाम था, मार्केट वैल्यू था, यानी आप खरीदने जाइएगा तो वो जो वैल्यू होगा वो 3 लाख होगा, तो सॉरी 1 लाख होगा। तो इस तरह से 3 कार का वैल्यू कितना लाख हो गया, 3 लाख। हम क्या बोले आपको बताया जीडीपी के संदर्भ में, इस साल भर में जो आपके घर में उत्पादन होता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, उसका मार्केट वैल्यू का जो योग होता है वही जीडीपी होता है। यहाँ 3 कार था, मान चलिए देश में या राज्य में मात्र 3 ही कार, समझने के लिए मात्र 3 ही कार का उत्पादन हुआ, तीनों का सम अगर हम कर देंगे तो हमको 3 लाख मिलेगा। तो हमको पता चला कि जीडीपी मेरा कितना लाख था, 3 लाख। अब आ जाइए अब 2024 में। अब आपको पता होगा 20 साल पहले तो आपका तेल का दाम आपका 50 रुपए लीटर था, मान के चलिए अभी 100 रुपए लीटर है। तो चीजों का दाम बढ़ा है, तो पेट्रोल का दाम बढ़ा है, आप एक एग्जांपल समझ रहे हैं, तो सभी चीजों का दाम बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो नैनो कार हमको 2011 में 1 लाख में मिल रहा था, अब 2024 में आप कितना मिल रहा है, तो 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। तो अगर हम कहें कि इस साल यानी 2023-24 या 22-23 में जो भी आप फाइनेंशियल ईयर लेना चाहें, उसमें कितना का उत्पादन हुआ, तो 1.5 लाख और 1.5 लाख टोटल कितना हो गया, 3 लाख। लेकिन क्या 3 लाख में हम उत्पादन हुआ, यहां पे भी आपको 2011 में भी 3 लाख दिख रहा है, यहां पे भी कितना दिख रहा है, 3 लाख। लेकिन वास्तविक अगर देखें, वस्तु को देखें, तो यहां 2 ही वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, जबकि यहां 3 वस्तु। तो फिर वही बात हो गया, बचपन में जो आपको 100 रुपया मिलता था उसमें आप 100 रुपया में ज्यादा चीज खरीद पाते थे, लेकिन अभी जो 100 रुपया मिलेगा आप कम चीज खरीद पाइएगा। यानी वास्तविकता यही है कि 100 रुपया का वैल्यू अभी घट गया है। तो रियलिटी अगर हम निकाले तो अभी रियलिटी में इसका जो वैल्यू है वो कितना लाख ही अगर लगेगा, 2011 से तुलना करेंगे तो 1 लाख और 1 लाख, यानी रियलिटी में आपका जीडीपी जो है वो 2 लाख का ही है, लेकिन दिख कितना रहा है, 3 लाख का। तो इसीलिए कहा जाता है कुछ चीज आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसी चीज को स्पष्टता दिखाई देने के लिए हम लोग रियल वर्ड का यूज करते हैं। तो दिख तो रहा है मेरा 3 लाख का जीडीपी, लेकिन वास्तविक में उत्पादन हम जो किए हैं 2011 से तुलना करें तो 2 ही लाख का, यानी 2 ही कार उत्पादन किए। और इस तरह से रियल जीडीपी जब भी निकालना पड़ता है या रियल चीज जब भी हमको निकालना होता है, या एक तरह से कह सकते हैं कांस्टेंट प्राइस या करंट प्राइस। करंट प्राइस हो गया मतलब अभी का दाम, और कांस्टेंट प्राइस हो गया मतलब जब हम बेस ईयर ले रहे हैं उस समय का दाम। तो यहां पे अगर कांस्टेंट प्राइस लेगा तो यहां पे आप समझ लीजिए कोई एक बेस ईयर होगा, उससे हम तुलना करें, और करंट प्राइस जब है तब करंट ईयर के बारे में बात करते हैं। तो जब हम तुलना करते हैं किसी बेस ईयर से तो हमको रियल जीडीपी क्या होता है, मिलता है, रियल जीडीपी मिलता है। और जब हम वर्तमान समय के डायरेक्ट बात करते हैं, किसी साल पिछले साल से तुलना नहीं करते हैं, तो हमारा जीडीपी जो होता है वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। जैसे इस कार में नॉमिनल जीडीपी जो था 2024 में 3 लाख था, लेकिन रियल जीडीपी 2011 से तुलना करें तो 2 ही लाख था। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से आप थोड़ा सा पीछे जाइए और रिकैप करके इसको देख लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगर
आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, तो ये प्रश्न का जवाब भी आपको समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कांस्टेंट प्राइस 2022-23 में कितना रहा है? तो इस तरह से इसका आंसर है आपका 58,819। अब देखते हैं कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, सेम चीज पूछा गया 2022-23 के संदर्भ में ही पूछा गया, बस अंतर इतना है कि यहाँ प्रति व्यक्ति कांस्टेंट प्राइस में पूछा गया और यहाँ करंट प्राइस में पूछा गया। तो करंट प्राइस का जो आंसर है आपका 86,600 है और कांस्टेंट प्राइस में है 58,819। तो फिर वही बात होता है कि आप 2011 में आप 100 रुपया में जितना चीजों को खरीद पा रहे थे, 2024 में आपको उतना ही चीज को खरीदने के लिए कितना चाहिए? 200 रुपया। तो एक्चुअली ये 200 रुपया का वैल्यू तो 100 के बराबर ही हो गया, क्योंकि दिखने में भले ये 200 दिख रहा है, लेकिन हम चीज कितना खरीद पा रहे हैं? जितना 100 रुपया में खरीद पा रहे थे 2011 में, उतना ही 2024 में 200 में खरीद पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वही दिया है कि अगर हम तुलना करें कांस्टेंट प्राइस यानी 2011 से तुलना करें, तो मेरा अभी का पैसा जो हमारा इनकम कितना है 86,600 जो कि प्रति वर्ष के बारे में यहाँ पे दिया है, वो अगर हम तुलना करें 2011 से तो उसका वैल्यू मात्र कितना का है? 58,819। यानी 2011 में जो 58,819 का वैल्यू था, वही वैल्यू आज 86,060 का वैल्यू है। तो इस तरह से ये कांस्टेंट प्राइस है और करंट प्राइस है। प्रति व्यक्ति आय आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे तुरंत में अगर दिखाने का प्रयास करें, जो राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम होता है, उसी को टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। तो इस तरह से एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग फैक्टर पोस्ट में नेशनल इनकम कहते हैं, उसी को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से, तो हमको निकल जाता है पर कैपिटा इनकम। अब यही पर कैपिटा इनकम जो है कांस्टेंट प्राइस में भी हम निकाल सकते हैं और करंट प्राइस, यानी अगर करंट में देखें तो ज्यादा पैसा आपको दिखेगा, 86,000 दिखेगा कि साल भर में हम 86,000 प्रति व्यक्ति आय कमा रहे हैं, लेकिन 2011 से तुलना कीजिएगा तो लगेगा कि 2011 में 58,000 जो कमा रहे थे और अभी जो कमा रहे हैं, दोनों बात तो बराबर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू अब बराबर हो चुका है। तो इस तरह से ये कांस्टेंट प्राइस हो गया है और करंट प्राइस हो गया है। अब इसी कांस्टेंट और करंट प्राइस के संदर्भ में यहाँ पे आपको समझाया गया है कि हम लोगों का राज्य का कौन सा स्थान है। यहाँ पे एक एक साल का यहाँ पे बताया गया है 2011 से लेकर 2022-23 का, तो इतना अभी देखने का कोई जरूरी नहीं है। आपको जो पीडीएफ अगर आप कहिएगा तो पूरा पीडीएफ हम दे देंगे, पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वहां देख सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने का कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। करंट ईयर का ही पूछा जाएगा, पीछे ईयर का नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको यहाँ 26वां देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट अभी देख लेते हैं, फिर आपका डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा डाटा आपको यहाँ याद रखना है। फिर वही दिया गया है कि 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में भारत का कौन सा राज्य में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा और सिक्किम। और यहाँ 20 और 21 के दौरान यहाँ पे बोला गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। सेकंड नंबर में आपका सिक्किम है और थर्ड नंबर में आपका हरियाणा है। अब चलिए देखते हैं ये हम बनाए क्वेश्चन कहाँ से। तो ये क्वेश्चन बनाया गया इस डायग्राम से, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, कहां? 2020 और 21 के समय का। तो अगर हम गोवा को देखें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है और बिहार को देखें तो सबसे लास्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उत्तर प्रदेश उससे भी सेकंड लास्ट में है और थर्ड लास्ट में हमारा झारखंड है, जो कि अभी आपको बोला कि 26वां स्थान यहाँ पे ये क्या होता है आता है, क्योंकि टोटल अभी 28 राज्य है, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो वो अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे 28 राज्य में थर्ड लार्ज, एक तरह से कहिए लोएस्ट जो है पर कैपिटा इनकम के संदर्भ में हमारा झारखंड है। तो आपको ये पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा इनकम वाला, प्रति व्यक्ति इनकम वाला स्टेट, तो गोवा, सिक्किम और हरियाणा। ये फर्स्ट 3 याद रख लीजिएगा और नीचे से 3 याद रख लीजिएगा कि सबसे निचला है बिहार, उससे ऊपर है झारखंड और उससे ऊपर है हमारा यूपी, और सेकंड अगर हम लोएस्ट कहें तो वो झारखंड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया गया है डाटा, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखने का प्रयास कीजिए। देखिए बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसका नंबर चूंकि लास्ट था तो 28 राज्य है, तो इसका रैंकिंग कितना है? 28वां। अगर हम डिफरेंस देखें झारखंड से तो -45.2% यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी कि ये जो है झारखंड से 45% कम इसका प्रति व्यक्ति आया है। गोवा में अगर हम देखें तो ये फर्स्ट रैंक आता है और ये जो है 481 मतलब 0.2 दिया है, यानी 481% ज्यादा इनकम है झारखंड से। कहां? गोवा। यानी अगर हम 1 रुपया कमाते हैं तो वो 481 रुपया कमाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया है। झारखंड में 26वां स्थान है। अब झारखंड का झारखंड से तुलना करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, उससे कुछ 0 डिफरेंस तो कुछ यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोलता है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड के जीएसवीए में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये आंसर आपको दिखने को मिलेगा टर्सरी सेक्टर में। अब चलिए इस डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद ये भी समझेंगे कि ये जीएसवीए क्या होता है। स्टेट तो यहाँ एस जो आया है स्टेट के लिए आया है, यानी जीवीए क्या होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो क्या होता है समझेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी सेक्टर में जो है हम लोगों का योगदान, यानी कि आप समझ लीजिए 100 रुपया आपका इनकम हो रहा है राज्य का, तो 100 रुपया में 21.8 रुपया जो है प्राइमरी सेक्टर से होता है, प्राथमिक क्षेत्र से होता है, सेकेंडरी सेक्टर से 33.6 रुपया होता है और टर्सरी सेक्टर से जो होता है वो 44.6 रुपया होता है। यानी सबसे ज्यादा है वो सेवा क्षेत्र से यानी सेकेंडरी सेक्टर से ही हमारा इनकम होता है। तो 100 रुपया अगर झारखंड राज्य का इनकम है तो 46 रुपये केवल और केवल कहां से आ रहा है? तृतीयक क्षेत्र से। ये जीवीए क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग बना लेते हैं। आगे दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड के सेकेंडरी सेक्टर में किस सब सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है? माइनिंग का है, एंक्वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दिया है, गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस दिया है, कंस्ट्रक्शन दिया है। तो सबसे ज्यादा जो हमको इनकम होता है मैन्युफैक्चरिंग से होता है, यानी कि आपका देख रहे हैं चाहे जमशेदपुर में आप देखिए चाहे बोकारो में देखिए, इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इनकम यहाँ पे राज्य में देता है। तो माइनिंग अगर देखिएगा तो माइनिंग से हम लोगों को मात्र 17.5 रुपया का कमाई होता है सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखिएगा तो 56.2, यानी कि जो यहाँ पे कार बन रहे हैं, जो स्टील बन रहा है, जो रड बन रहा है या इससे संबंधित जो भी एक तरह से कहिए मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है और उसी का इनकम सबसे ज्यादा है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी हम देखें तो मात्र 4.6% यहाँ पे है और आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो 21.6% यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आज लोग यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व किए। देखिए ये शुरुआती वीडियो था इकोनॉमिक सर्वे से, सॉरी 8 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए। शुरुआती वीडियो था इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित। हम ये जानना चाह रहे थे कि विद्यार्थी जो है इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं, इसलिए ये ज्यादा वीडियो लंबा हम लोग नहीं बनाए कि इंट्रोडक्शन बताने में थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो गया। चलिए आधा घंटा का ये वीडियो है, इसमें एक ही चैप्टर कवर कर पाए। लेकिन जैसा कि आप लोग अगर हमारे वीडियो से जुड़े होंगे तो पता होगा कि हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने में विश्वास रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी टोटल जितना भी चैप्टर है उसका यहाँ पे कंपाइलेशन, एक तरह से वीडियो अगर होगा तो कंपाइलेशन दे देंगे और नहीं तो 2-3 वीडियो में जितना जल्दी हो सके इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, तब ही हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो बहुत भी स्टैटिक सब्जेक्ट है वो सब में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें कम समय देके हम ज्यादा से ज्यादा सवाल वहां पे बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है टाइम तो देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई गारंटी नहीं रहता है कितना पढ़िए, कितना आपको मतलब इनपुट कितना दीजिएगा, आउटपुट क्या रहेगा उसका कोई गारंटी यहाँ पे रहता नहीं। तो प्राइमरी सोर्स हमको मिला था, हम क्लास में पढ़ाए हुए थे, तो हमको लगा कि इसको यूट्यूब में भी पढ़ाना चाहिए या बताना चाहिए, तो हम यहाँ पे बताने का प्रयास करें। देखते हैं अब इसमें आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।